नमस्कार विद्यार्थियों, उत्कृष्ट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं बलवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। आइए शनिवार की स्पेशल मैराथन क्लास के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत, सभी लोगों का अभिनंदन। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? उम्मीद रखता हूं कि आप अपने घर पे बड़े मजे से उत्कर्ष के साथ अपने सपने को साकार कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, तैयार हो ना उत्कर्ष की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक नई यात्रा की ओर चलने के लिए, एक नई यात्रा की ओर शेयर करने के लिए हम लोगों ने संसाधन और विकास प्रारंभ किया था। उसका आज चौथा भाग आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही दिलचस्प टॉपिक है। इसको पढ़ने के बाद संसाधनों का विकास कैसे होगा, किस प्रकार से संसाधनों को बचाया जा सकता है, संसाधन संरक्षण की बात हम लोगों ने कर ली थी। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारों, सभी को खूब 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 गुड मॉर्निंग। स्वागत आप सभी का। ठीक, कैसे हो आप लोग? बड़े अच्छे हो, देख रहा हूं कि वाह क्या सितारे चमक रहे हैं। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी लोगों को यहां पर देखने के। तो प्यारों, अभी से बोर्ड की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि कुछ लोग तो सोए हुए रहते हैं। वो कहते हैं कि जब परीक्षा तो अभी इतनी दूर है उस समय करेंगे। नहीं, हम लोग ऐसे में नहीं है। हम लोग अभी से हमारी तैयारी शुरू करेंगे और पूरा का पूरा तैयारी के साथ में बोर्ड का एग्जाम के अंदर ऐसा धमाका मचाएंगे कि लोग देखने वाले भी हैरान हो जाएंगे। सच कहा है प्यारों किसी ने, लक्ष्य ना ओझल होने पाए, लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे कदम चुमेगी आज नहीं तो कल। इसलिए हम लोगों को सफलता को मजबूर कर देना है अपने कदमों के अंदर लाने के लिए, कि कैसे वो हमसे दूर रहेगी, एक ना एक दिन वो हमारे पास आएगी ही आएगी। और इसलिए बस करना क्या है, उत्कर्ष के साथ कदम से कदम मिलाकर आप चलते जाओ। और उत्कर्ष की तरफ से यह भरोसा है कि आपकी सफलता आपके पास में होगी, निश्चित आप लोगों के पास में होगी। तो चलिए हो जाइए तैयार, आगाज करते हैं संसाधन और विकास का भाग 4 जो हम लोगों ने देखा था। संसाधन की परिभाषा से हम लोगों ने पाठ को प्रारंभ किया था। ऐसी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती उनको संसाधन कहा जाता है। फिर हम लोगों ने संसाधनों का वर्गीकरण करते हुए आगे की ओर बढ़े थे और हम लोगों ने कहा कि ये जो संसाधन है वो कुछ संसाधन प्राकृतिक संसाधन है, यानी वो अनवीकरणीय संसाधन है, यानी एक बार उपयोग में लेने के बाद दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता, तो ये सीमित मात्रा में नष्ट हो सकते हैं। तो बड़ी हमें यहां पर चिंता महसूस हुई। हम लोगों ने कहा एक विकास तो करें, तो कैसे विकास करें? हम लोगों ने पढ़ा सतत पोषणीय विकास को। वर्तमान की आवश्यकताओं को इस प्रकार से पूरा किया जाए कि पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान भी ना हो और आगे आने वाली, भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधनों का संरक्षण किया जा सके। ये था सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास के बाद में हम लोगों ने संसाधन संरक्षण के उपाय भी देखे थे और आज हम बात करेंगे भारत के अंदर भू उपयोग जो है उस भू उपयोग के बारे में। अब देखो, ये जो भूमि का उपयोग है वो भूमि का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। हम लोगों ने कहा पठार, मैदान और पर्वत, 3 रूप में हमारे पास में भू आकृतियां मिलती है। तो ये डायग्राम हम समझ रहे थे, लेकिन समय के चक्कर में हम लोगों को आगे हम समय के चक्कर के अंदर बढ़ नहीं पाए। तो इसी डायग्राम को पढ़ते हुए, इसी डायग्राम को फिर से समझते हुए बढ़ेंगे हम आगे की तरफ। तो कौन कौन तैयार हो उस डायग्राम को पढ़ने के लिए, उस डायग्राम को समझने के लिए, हम आगे की ओर चलने के लिए? तो आइए एक बार देख लेते हैं इसको फिर से। तो देखो, भूमि का उपयोग किस रूपों में हो रहा है, किन किन रूप में हो रहा है। तो यहां हम लोगों के पास में 2 आंकड़े आ रहे हैं। एक तो आ रहा है 1960-61 के अंदर भूमि का जो उपयोग होता था वो, और दूसरा हो रहा है 2014-15 के अंदर भूमि का जो उपयोग हो रहा था वो। अब यहां हम देखें सबसे पहले, तो यहां हम देखेंगे कि ये वाला जो क्षेत्र है वो क्षेत्र कौन सा नजर आ रहा है? ये आ रहा है शुद्ध निवल क्षेत्र। शुद्ध निवल, शुद्ध का मतलब क्या होता है? निवल, बोया गया क्षेत्र, यानी ऐसा क्षेत्र जहां पर खेती होती है, जहां पर खेती होती है। वो क्षेत्र देखो लगभग 46.26% था 1960-61 के अंदर। लेकिन फिर हम 2014-15 की बात करें तो 46 से घटकर कितना हो गया है? 45%। 46 से घटकर कितना हो गया? 45%। यानी हमारे कृषि क्षेत्र के अंदर क्या हुई है? कमी हुई है। पहले जितने कृषि क्षेत्र के अंदर, पहले जितनी भूमि पर कृषि होती थी उससे वो क्षेत्र क्या हुआ है? घटा है। फिर हम देखें तो यहां ये जो दूसरा क्षेत्र नजर आ रहा है ये आ रहा है वन या जंगल। तो पहले वन कितने प्रतिशत भाग पर थे? तो पहले 1960-61 की बात करें
तो 1960-61 के अंदर प्यारो वन थे 18% भाग पर, लेकिन वर्तमान में वन कितने हैं? तो वर्तमान के अंदर वन है 23% भाग पे। यानी जो जंगलों का क्षेत्र है, वनों का क्षेत्र है, वो क्या हुआ है? उसका हुआ है विस्तार, वो क्षेत्र बढ़ा है, उस क्षेत्र के अंदर बढ़ोतरी हुई है। फिर यहां पर देखें तो बंजर भूमि जो कृषि के काम की नहीं है, उस भूमि की देखें तो पहले वो थी 18%, लेकिन उस भूमि को घटाकर कितना कर दिया गया है? 5%। पहले बंजर भूमि ज्यादा थी, अब बंजर भूमि कम है, इतनी ज्यादा बंजर भूमि नहीं है। फिर आंकड़ा देखें तो हम लोगों को नजर आएगा गैर कृषि कार्यों के अंदर आया गया क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जो कृषि के अंदर नहीं आता, किसी और कामों में आता है। जैसे सड़क बनी हुई है, मकान बना हुआ है, कोई पार्क बना हुआ है, कोई बगीचा बना हुआ है, घर बने हुए, ये गैर कृषि क्षेत्र के अंदर काम में ली गई भूमि का क्षेत्र है। वो कितना था? 4.55%, जो बढ़कर कितना हो गया है? जो बढ़कर हो गया है 8.7%। फिर हम देखें स्थान अलग अलग क्षेत्रों के अंदर पशुओं को चराने के लिए और अन्य जो गोचर भूमि थी, उस अन्य गोचर भूमि का आंकड़ा नजर आता था हम लोगों को 4.71%, लेकिन वो घटकर हो गया है 3.3%। उसके बाद में आता है अलग अलग वृक्ष, फसल और उपवनों के अंतर्गत आया गया क्षेत्र, जो 1.50% भाग पे था, जो घटकर कितना हो गया है? केवल और केवल 1% हो गया है। फिर कृषि, जो ऐसी भूमि जहां कृषि कर तो सकते हैं लेकिन वो बंजर है, जो खेती के लायक तो है, खेती के लायक होते हुए भी बंजर है, ऐसी भूमि पहले कितनी थी? 6.23%, लेकिन वर्तमान में कितनी है? केवल 4%, क्योंकि हमारे पास में आ चुकी है टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी आने के कारण हमने वो जो कृषि के लायक बंजर भूमि थी, उस बंजर भूमि को हमने किसमें बदल दिया? हमारे उपयोग लायक भूमि के अंदर हम लोगों ने परिवर्तित कर दिया। फिर यहां पर देखें पड़ती भूमि। अब आप कहोगे सर ये पड़ती भूमि क्या है? अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखता है तो ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखने वाले लोगों को इस पड़ती भूमि के बारे में पूरी जानकारी होगी कि पड़ती भूमि किसको कहा जाता है। तो पड़ती भूमि के बारे में हम लोग बात करें, पड़ती भूमि कहते किसको है? तो ऐसी भूमि जो कृषि के लायक है लेकिन उसको 1 साल के लिए छोड़ा गया, वो वर्तमान पड़ती, लेकिन जिसको 5 साल के लिए छोड़ा गया वो पुरातन पड़ती या पुरानी पड़ती के नाम से जानी जाती है। तो पड़ती भूमि कितनी थी? 3.50% पे, जो बढ़ी है, जो अब बढ़ी है 3.6% हो गई है। फिर यहां पर देखें तो ये नजर आएगी हम लोगों को वर्तमान पड़ती भूमि, और वर्तमान पड़ती भूमि कितनी थी? 3.73%, जो बढ़कर कितनी हो गई है? 4.9%। तो ये तो था प्यारे पूरा का पूरा भूमि का उपयोग किस प्रकार से होता है। अच्छा, कई जने कह रहे हैं सर हमें पता है पड़ती भूमि क्या होती है। यस सर, हम लोगों को पता है। वाह वाह, क्या बात है। तो मैंने अभी कहा ना, इस पड़ती भूमि को हम लोग क्या बोलते हैं? पड़त। स्थानीय भाषा की अगर बात करें तो पड़ती भूमि को क्या बोलेंगे? पड़त। आइए इसको हम पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें भूमि के उपयोग के अंदर वन। अब वन का मतलब क्या है? यानी पृथ्वी का या जमीन का वो भाग जहां उस भाग के ऊपर पूरा का पूरा क्या है? जंगल है। उस पूरे के पूरे भाग के ऊपर क्या है? जंगल है या वन है। तो वो तो पूरा का पूरा वन का क्षेत्र हो गया। हमारे भारत के अंदर, अब हमारे भारत की बात करें तो हमारे भारत के अंदर 1952 के अंदर बनी है वन नीति। 1952 के अंदर बनी थी वन नीति, और 1952 के अंदर ये जो वन नीति बनी है, उस वन नीति के अंदर क्या निर्णय किया गया था? उस वन नीति के अंदर कहा गया था कि भारत के 33% भाग पर वन होने चाहिए। 33% भाग पर वन होने चाहिए। तो क्या सच में इस आंकड़े को हम लोगों ने पार कर लिया? 33% भाग पर हमारे जंगल आ गए? नहीं। क्या जंगल आ चुके हैं 33% भाग पर? नहीं। हम लोगों ने 1960-61 की अभी बात की थी, और 1960-61 की बात की थी, जंगल कितने प्रतिशत क्षेत्र पे है? 18% क्षेत्र पे। 1952 की वन नीति कहती है कि कितने प्रतिशत भाग पर होने चाहिए? 33% भाग पर तो जंगल होने ही होने चाहिए। लेकिन 1952 में नीति बनी, 1960 के अंदर हम लोगों ने सर्वे किया तो पाया कि 18% भाग पर ही वन है। तो हम लोगों ने प्रयास किया, जंगल बढ़ा है। 2015 के अंदर फिर सर्वे हुआ, और 2015 के अंदर जब सर्वे हुआ तो हम लोगों ने देखा कि केवल 18 से बढ़कर हम कहां तक पहुंचे हैं? 23% भाग तक पहुंचे हैं। यानी अभी भी जो 33% का आंकड़ा है, वो 33% का आंकड़ा हम लोगों ने पार नहीं किया है। उस आंकड़े तक हम लोग नहीं पहुंचे हैं। यानी जो 33% सरकार ने तय किया है कि 33% भाग पर जंगल होने चाहिए, नहीं है। वर्तमान में केवल और केवल कितने प्रतिशत भाग पर जंगल है? 23% भाग पर जंगल है। तो 23% भूमि तो किसमें आ गई है? वन के अंदर।
इसके अलावा फिर देखें, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, ऐसी भूमि जहां पर कृषि नहीं कर सकते, जो कृषि के काम की नहीं है, जहां पर खेती नहीं हो सकती, जो कृषि के लिए अनुपलब्ध है, वो भूमि कैसी है? तो उसमें एक तो आ गई बंजर भूमि। क्या बंजर भूमि पे खेती कर सकते हो? फटाफट फटाफट बता दो। बंजर भूमि में तो किसी प्रकार से हम खेती नहीं कर सकते। बंजर भूमि पे खेती नहीं कर सकते तो वो बंजर भूमि और साथ साथ में जो कृषि के लायक नहीं है, वो कृषि अयोग्य भूमि। उसके अलावा कुछ ऐसे क्षेत्र है जो कृषि के अलावा दूसरे कामों के अंदर भूमि को लिया जाता है। जैसे हम बात करें, हमारा घर बना हुआ है, वही जमीन पे बना हुआ है, लेकिन जहां घर बना हुआ है, सड़क बनी हुई है या किसी अन्य प्रकार के उद्योग स्थापित हुए हुए हैं, वहां पर भी तो खेती नहीं हो रही है। वो भूमि भी तो कैसी है? गैर कृषि है, लेकिन उसको किसी और काम के अंदर ले लिया गया है। उसको क्या किया गया है? किसी और काम के अंदर ले लिया गया है। तो ऐसे भी क्षेत्र आएंगे, वो भी कृषि के वो भी भूमि कैसी है? कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि है। इसके अलावा देखा जाए तो पड़ती भूमि। अभी मैंने आप लोगों को पड़ती भूमि के बारे में बात की थी। पड़ती भूमि किसको बोलते हैं? देखो, सीधी सीधी मैं भाषा के अंदर बात करूं तो पड़त। और पड़त क्या होता है? पड़त हम देखें, देखो एक शब्द के अंदर इसको समझा देते हैं, चार बातों के अंदर इसको पूरा का पूरा कर देते हैं। जो भूमि पड़ी रहे, जो भूमि पड़ी रहे उसको क्या कहेंगे? पड़त। जो भूमि पड़ी रहे उसको क्या बोलेंगे? पड़त। और पड़त को ही क्या कहा जाएगा? परती। पड़त को ही क्या कहा जाएगा? परती कहा जाएगा। यहां तक कोई समस्या? यहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो, जो भूमि पड़ी रहे यानी जहां पर खेती नहीं करते हैं, कितने साल के लिए नहीं करते? 1 साल के लिए नहीं करते, वो तो क्या होगी? वर्तमान परती। और जहां पर 5 साल हो गए खेती नहीं हुई है, वो क्या कहलाएगी? पुरातन परती। वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी पुरातन परती। अब पड़ती भूमि के अलावा भी कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर खेती नहीं होती है। वो पड़ती भूमि के अलावा कौन से क्षेत्र है जहां पर खेती नहीं होती है? तो एक तो जहां पर पशुओं को चराने के लिए जो जमीन छोड़ी गई है, वहां पर खेती नहीं होती है। इसके अलावा जहां पर पेड़ लगे हुए हैं, इसके अलावा जो फल वाले पेड़ है वो लगे हुए हैं, कई बगीचे लगे हुए हैं, वो सारी की सारी जमीन भी कैसी है? जो कृषि के लायक नहीं है। फिर हम देखें, जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अंदर शामिल नहीं होते, वो सारे के सारे भी गैर कृषि क्षेत्र के अंदर ही आएंगे। इसके अलावा जो खेती के लायक भूमि है, लेकिन वो किस रूप में है? बंजर भूमि पे 5 साल हो गए हैं, वहां पर खेती नहीं हुए, उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा पुरातन परती। खेती के लायक तो है, लेकिन 5 साल हो गए वहां पर हम लोगों ने खेती नहीं की है, उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा पुरातन परती। फिर हम देखें तो देखो, अब ये तो हो गई वर्तमान परती। अब वर्तमान परती के अंदर तो कितना छोड़ा गया है? कृषि वर्ष। कृषि वर्ष यानी 1 वर्ष। कृषि वर्ष यानी क्या होगा? 1 वर्ष। ऐसी भूमि जहां पर 1 साल हो गया है खेती नहीं की गई है। देखा होगा आप लोगों ने अपने गांवों के अंदर, खेतों के अंदर जमीन को कुछ समय के लिए क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। क्यों भैया ये जमीन को क्यों छोड़ा जाता है? देखते हैं इस बात का जवाब कौन देगा। जो इस बात का जवाब देगा, फटाफट फटाफट बता दो। जो इस बात का जवाब देगा उसका यहां पर मैं पूरा पूरा 100% नाम लूंगा। बताओ कौन बताएगा इसका उत्तर? जमीन को क्यों छोड़ा जाता है? क्यों छोड़ा जाता है? फास्ट फास्ट कमेंट्स करके बता दो कि जमीन को कुछ समय के लिए खेती नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। और छोड़ते हैं तो क्यों छोड़ते हैं? क्यों, किस कारण से छोड़ा जाता है? फटाफट फटाफट कमेंट्स करके बताना, किस कारण से उस जमीन को छोड़ा जाता है। छोड़ा जाने के पीछे कारण नहीं, बंजर भूमि नहीं है, वो है तो खेती के लायक, लेकिन फिर भी क्या है? उसको छोड़ा जाता है। उसका कारण क्या है? उसको क्यों छोड़ा जाता है? फटाफट फटाफट बता दो, छोड़ने के पीछे कारण क्या है? वेरी गुड, वाला राम ने जवाब दिया है, उसको बीड़ा बोलते हैं। हाँ, स्थानीय भाषा के अंदर इसको बीड़ा भी बोलते हैं। किशन हुडा ने जवाब दिया है उपजाऊ बनाने के लिए। आशा टेलर ने भी जवाब दिया है उपजाऊ बनाने के लिए। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए उसके अंदर जो पैदावार है वो अच्छी हो, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति वो फिर से आए, उर्वरक शक्ति वो फिर से, इसलिए इसको कुछ समय के लिए क्या करते थे? छोड़ देते हैं। लेकिन यहां पर जो बीड़ा शब्द बोला ना, वो बीड़ा किसको बोलते हैं? पशुओं को चराने के लिए क्या करते हैं? वो छोड़ दिया जाता है और उनसे कुछ रुपए ले लिए जाते हैं, उसको तो बोलते हैं हम बीड़ा। बिल्कुल सही जवाब है, 100% सही जवाब दें। उपजाऊ बनाने के लिए उसको पड़त कहते हैं। हाँ बिल्कुल, उसको पड़त कहते हैं। वाह लाडलो, क्या बात है, तुम्हारा तो जवाब ऐसे आ रहा है जैसे यहां पर कोई कमेंट्स की तो बाढ़ सी आ गई है। वेरी गुड।
तो 1 साल के लिए छोड़ दिया तो वो तो वर्तमान पड़ती है, लेकिन कई कई बार जमीन को 5-5 साल हो जाते हैं, बोते नहीं, उस पर खेती नहीं करते हैं, और 5-5 साल हो गए उसको खेती किए बिना ऐसे ही पड़ी रखिए, उसको क्या बोलेंगे? उसको भी पड़त ही कहेंगे। लेकिन कौन सी पड़ती भूमि, कौन सी पड़त कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा पुरानी। उसको क्या कहा जाएगा? पुरानी या पुरातन पड़त के नाम से जाना जाएगा। उपजाऊ बनाने के लिए छोड़ते हैं, बिल्कुल सही है। वर्तमान पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य पड़ती भूमि या पुरातन पड़ती भूमि जहां 1 से लेकर 5 साल हो गए हैं लेकिन वहां पर किसी प्रकार की कोई खेती नहीं हो रही है। अब देखो हमारे लिए आ रहा है सबसे मजेदार एक बात, इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। 2 शब्द मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं। कौन कौन से शब्द लिख रहा हूं? एक शब्द तो लिख रहा हूं मैं, निवल बोया गया क्षेत्र। निवल बोया गया क्षेत्र। और इसको अगर नहीं समझ पाए तो बड़ा पंगा हो जाएगा, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो इसको मेरे प्यारो ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। और दूसरा क्या है? दूसरा है सकल कृषि क्षेत्र। देखो बोया गया क्षेत्र की जगह मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? यहां बोया गया क्षेत्र की जगह में सकल कृषि, निवल कृषि क्षेत्र भी लिख सकता हूं। निवल कृषि क्षेत्र भी लिख सकता हूं। तो ये शुद्ध या निवल कृषि क्षेत्र और सकल कृषि क्षेत्र, ये 2 क्या चीज है? ये 2 क्या चीज है? आइए इन दोनों चीजों को आराम से हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें निवल कृषि क्षेत्र। सबसे पहले हम बात करें निवल कृषि क्षेत्र। अब निवल की जगह हम क्या लिख सकते हैं? और निवल को मैं कह सकता हूं शुद्ध। निवल को मैं क्या कह सकता हूं? शुद्ध। अब आप इसको एक उदाहरण से समझो। मान लिया मेरे पास में ये 10 बीघा जमीन है। कितनी जमीन है? 10 बीघा जमीन है। मैं इस 10 बीघा जमीन पे कर रहा हूं खेती। ठीक है, 10 बीघा जमीन पर मैंने क्या कर लिए? खेती कर ली है। मैंने किससे खेती की है? बरसात से। बरसात हो रही है, मेरा पूरा का पूरा 10 बीघा वाला क्षेत्र है, वहां पर फसल उगाई जा रही है। 10 साल हो गए हैं मुझे। 10 बीघा जो जमीन थी वो 10 बीघा हर साल मेरी क्या हो रही है? पूरी की पूरी जमीन पर खेती हो रही है बरसात के समय। कब हो रही है? बरसात के समय। अब बरसात का समय तो हुआ, 4 महीने बीत गए। 4 महीने बीतने के बाद मैंने क्या कर लिया? इस फसल को काट लिया, मेरा खेत खाली। मैंने अपने खेत के अंदर करवा लिया है, एक नलकूप बनवा लिया है, एक ट्यूबवेल खुदवा ली है। ये जो नलकूप है, इस नलकूप से मैं 5 बीघा और उगाता हूं। 5 बीघा जो जमीन थी, उस 5 बीघा जमीन के अंदर मैं क्या कर रहा हूं? और खेती कर रहा हूं। ये मान लिया जाए मेरी हो गई है 5 बीघा जमीन। अब इस 5 बीघा जमीन में साल में मैंने कितनी बार खेती की? एक तो बरसात से खेती हुई और 2 बार मैंने और कर ली। तो यानी ये जो जमीन है, ये जमीन है। अब पूरी तरह से देखा जाए तो शुद्ध रूप से देखो तो कितनी जमीन है? 10 बीघा जमीन है। लेकिन 10 बीघा के अलावा मैं इसके अंदर 5-5 बीघा के अंदर क्या कर रहा हूं? 2-2 बार और खेती कर रहा हूं। तो ये 10 बीघा और हो गई। तो शुद्ध रूप से देखा जाए तो जमीन कितनी है मेरे पास में? 10 बीघा। कृषि क्षेत्र कितना है? 10 बीघा। लेकिन यहां पर 1 साल में 1 बार से अधिक खेती हो रही है। कुछ क्षेत्र ऐसा भी है जहां पर 1 साल में 1 बार से अधिक खेती भी हो रही है। उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा सकल कृषि क्षेत्र। उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा सकल कृषि क्षेत्र। आइए इसको परिभाषा के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे शुद्ध निवल कृषि क्षेत्र। शुद्ध निवल कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जहां वर्ष में केवल एक बार फसल उगाई जाती है, उसे शुद्ध या फिर निवल कृषि क्षेत्र कहते हैं। अब दूसरा क्या है? दूसरा आ गया है सकल कृषि क्षेत्र। सकल कृषि क्षेत्र। सकल कृषि क्षेत्र किसको कहा जाएगा? वर्ष में
एक बार से अधिक वर्ष में, एक बार से अधिक समय में, एक बार से अधिक समय में एक बार से अधिक समय तक की गई कृषि, अधिक समय में किए गए क्षेत्र में कृषि के कार्य को सकल कृषि क्षेत्र कहते हैं। शुद्ध या निवल कृषि क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में जब एक बार से अधिक समय तक कृषि किए गए क्षेत्र को जोड़ दिया जाता है तो वह सकल कृषि क्षेत्र, सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। अब देखो सकल कृषि क्षेत्र क्या है। सकल कृषि क्षेत्र की समझ लो परिभाषा, फटाफट देखना। सकल कृषि क्षेत्र, हमारे पास में शुद्ध कृषि क्षेत्र कितना था? शुद्ध कृषि क्षेत्र था मान लिया जाए 10 बीघा, और इस 10 बीघा के अंदर 5 बीघा के अंदर हम लोगों ने ट्यूबवेल से खेती की। साल में कितनी बार? 2 बार। तो 5 + 5 तो 10 बीघा और हमारे पास में हो गया एक्स्ट्रा। तो 10 बीघा तो ये, और 5-5 के अंदर 2-2 बार हम खेती कर रहे हैं। यानी यहां पर क्या लिखा है? जब एक बार से अधिक समय तक कृषि किए गए क्षेत्र को जोड़ दिया जाता है किसके अंदर? शुद्ध कृषि क्षेत्र के अंदर। तो शुद्ध कृषि क्षेत्र तो कितना था? 10 बीघा। हम लोगों ने खेती कितने में की? 5 के अंदर। फिर कितनी बार? 2 बार। तो 5-5 को 2-2 बार जोड़ देंगे तो हमारे पास में टोटल कितना हो गया? 20 बीघा। टोटल कितना हो गया? 20 बीघा। जमीन कितनी है शुद्ध रूप से? तो शुद्ध रूप से तो है 10 बीघा, लेकिन उस 10 बीघा जमीन का 5-5 बीघा का भाग ऐसा है जो 2-2 बार और एक्स्ट्रा बोया गया है, उसको भी इसके अंदर जोड़ देंगे तो टोटल क्षेत्र कितना हो गया है? टोटल क्षेत्र हो गया है 20 बीघा। टोटल क्षेत्र कितना हो गया है? टोटल क्षेत्र हो गया है 20 बीघा। फिर देखा जाए तो फिर हम बात करेंगे भारत के अंदर भू उपयोग के प्रारूप के बारे में। भूमि का जो उपयोग है, उस भूमि के उपयोग को किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से भूमि को उपयोग के अंदर लिया जाता है। अब भूमि का जो उपयोग है, वो भूमि का उपयोग होता है 2 प्रकार से। 2 प्रकार से कैसे? एक तो होता है भौतिक रूप और दूसरा होगा मानवीय रूप। भौतिक और मानवीय। अब ध्यान देना, यहां हम बात करें भौतिक और मानवीय के बारे में, तो भौतिक और मानवीय के बारे में बात करें तो भौतिक और मानवीय किस प्रकार से होगा। अब भूमि उपयोग कैसे होगा मुझे आप बताओ। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं 2। ज्यादा भूमि कहां की उपयोग में ली जाएगी? मैदानी क्षेत्र की, मरुस्थलीय क्षेत्र की, या पहाड़ी क्षेत्र की। 3 ऑप्शन दिए हैं, फटाफट बताना। 3 ऑप्शन दिए हैं मैंने आप लोगों को कि अधिक से अधिक जो भूमि है, वो अधिक से अधिक भूमि कौन से क्षेत्र की उपयोग होगी। अब मैंने आप लोगों को ऑप्शन दिया है मैदान, मैंने आप लोगों को ऑप्शन दिया है मरुस्थल, और मैंने आप लोगों को ऑप्शन दिया है पठार। मैदान, मरुस्थल, पठार, और एक और ऑप्शन दे देता हूं पर्वत। ए, बी, सी और डी। अब मुझे बताओ इन 4 भागों में सबसे अधिक उपयोगी क्षेत्र कौन सा होगा और कहां ज्यादा उपयोग की जाएगी भूमि को? फटाफट बताना।
मैदानी 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 क्षेत्र मैदानी क्षेत्र मैदानी क्षेत्र, सभी लोग मैदानी मैदानी का कह रहे हैं, कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं लेके आ रहे हैं, यानी मैदानी क्षेत्र वाले ज्यादा है, इसमें मैदानी क्षेत्र वाले ज्यादा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आप लोग जो कह रहे हो वो बिल्कुल एकदम 100% सही है। सर्वाधिक जो भूमि उपयोग होगी वो सर्वाधिक भूमि उपयोग कौन सी होगी? मैदानी क्षेत्र की। क्यों भैया मैदानी क्षेत्र की क्यों होगी? आप मैदानी क्षेत्र को क्यों कह रहे हो? इसलिए कह रहे हैं भैया हम मैदानी क्षेत्र को, क्योंकि मैदानी क्षेत्र जो है वहां कृषि भी आराम से हो सकती है, सड़कों का रेल मार्गों का विकास हो सकता है, पानी की भी कोई समस्या नहीं है, यानी सभी कुछ वहां सुविधाएं होगी। और सभी सुविधाएं होने के कारण कौन से क्षेत्र के अंदर खेती ज्यादा होगी? इस मैदानी क्षेत्र के अंदर खेती ज्यादा होगी, इस मैदानी क्षेत्र के अंदर खेती ज्यादा होगी। तो ऐसे ही हम देखें भौतिक और मानवीय कारक, ये दोनों ही कारक क्या करते हैं? भूमि के उपयोग को प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं हम इसको देखें। भौतिक कारकों की बात करें तो सबसे पहले भौतिक कारकों के अंदर हम देखेंगे, एक तो आती है भूमि की आकृति, भू आकृति। और भू आकृति अभी मैंने आप लोगों को बताई 4 आकृतियां, इनमें से सबसे ज्यादा उपयोगी कौन सी है? मैदानी। सबसे ज्यादा उपयोगी कौन सी है? मैदानी। तो जैसा आकार होगा वैसे ही उसका उपयोग भी होगा। दूसरे नंबर पे आ जाती है जलवायु। दूसरे नंबर पे क्या आएगी? जलवायु। अब मुझे बताओ, एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, एक क्षेत्र ऐसा है जहां पूरे साल बर्फ जमी रहती है, और एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर ना ज्यादा सर्दी है ना ज्यादा गर्मी, मौसम हमेशा बराबर बराबर बना रहता है। अब बताओ कौन से क्षेत्र के अंदर ज्यादा खेती होगी? कौन से क्षेत्र के अंदर ज्यादा खेती होगी? जो ज्यादा गर्मी वाला क्षेत्र है वहां, ज्यादा बर्फ वाला क्षेत्र है वहां, या जहां मौसम हमेशा समान रहता है वहां? कौन से क्षेत्र के अंदर ज्यादा रहेगी? जहां समान मौसम रहेगा, जहां समान जलवायु रहेगी। तो यहां हम देखेंगे जलवायु, जहां जलवायु अनुकूल होगी, जो जलवायु हमारे लायक होगी, वो भूमि ज्यादा उपयोग के अंदर ली जाएगी। और तीसरा आता है मिट्टी का प्रकार। मिट्टी का प्रकार। अब देखो मिट्टी का प्रकार कैसे, मिट्टी के प्रकार के बारे में बात करें तो मिट्टी का प्रकार कैसे हुआ? अब एक जगह तो है मरुस्थलीय मिट्टी, एक जगह पर है जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी आप जानते हो सबसे ज्यादा उपयोगी होती है। सर्वाधिक उपयोगी मिट्टी कौन सी है? सर्वाधिक उपयोगी मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपयोगी है इसलिए कौन सी जगह पर ज्यादा लोग रहेंगे? जहां पर खेती ज्यादा होगी, जलोढ़ वाले क्षेत्र के अंदर, मरुस्थल वाले क्षेत्र के अंदर ज्यादा लोग नहीं जाएंगे। तो ये जो भूमि की आकृति, जलवायु और मिट्टी का प्रकार, ये तो सब कैसे कारक हो गए? ये तो हो गए हैं भौतिक कारक। भूमि के उपयोग को प्रभावित करने वाले 2 कारक। 2 कारकों में सबसे पहले आ जाते हैं भौतिक कारक, उसके बाद में हम देखें मानवीय कारक। अब आप कहोगे सर मानवीय कारक कैसे भूमि के उपयोग को प्रभावित करते हैं? बिल्कुल मानवीय कारक भी उपयोगी प्रभावित करते हैं। जैसे हम यहां पर देखें तो एक तो आ जाता है जनसंख्या घनत्व, दूसरा आ जाता है प्रौद्योगिकी। अब देखो जनसंख्या घनत्व की बात करें, ज्यादा जनसंख्या कहां रहेगी? जो भूमि उपयोग में ज्यादा आएगी, जहां पर भूमि रहने के अनुकूल है, तो वहां जनसंख्या घनत्व ज्यादा पाया जाएगा। फिर हम देखें प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, जहां ज्यादा टेक्नोलॉजी विकसित कर दी है, जहां पर टेक्नोलॉजी ज्यादा आ गई है, इसका मतलब वहां लोग क्या कहेंगे? भागेंगे, उस तरफ लोग रहने के लिए ज्यादा आकर्षित होंगे। अब जहां जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, इसका मतलब वहां कुछ ना कुछ तो लोगों को फायदा हो रहा है, तभी तो लोग ज्यादा वहां पर जाकर निवास कर रहे हैं, इसलिए वो भी लोग उस भीड़ के अंदर जाकर शामिल होना चाहेंगे। इसके अलावा हम देखें तो वहां की जो संस्कृति है, उस संस्कृति को भी भूमि के उपयोग के अंदर प्रभावी माना जाएगा। एक जगह का कल्चर बड़ा अच्छा है, हम लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, तो लोग उस कल्चर को अपनाएंगे। और एक कल्चर ऐसा है, लोग उससे तंग आ चुके हैं, हाथ जोड़ते हैं, भैया हमको ऐसा कल्चर नहीं चाहिए, ऐसी संस्कृति नहीं चाहिए। अब बताओ उस कल्चर के अंदर कोई जाकर रहेंगे क्या? कोई जाकर उस कल्चर के अंदर रहना पसंद नहीं करेगा। लेकिन एक कल्चर ऐसा है जो सभी लोग क्या कर रहे हैं? उसको स्वीकार कर रहे हैं, तो वहां पर लोग क्या करेंगे? जाकर रहना पसंद करेंगे। तो टेक्नोलॉजी हो गई, संस्कृति हो गई और जनसंख्या घनत्व हो गया। ये कारण कौन सा हो गया? ये कारण हो गया मानवीय कारण, जो क्या कर रहा है? जो भूमि के उपयोग को प्रभावित कर रहा है। अब भूमि के उपयोग को तो ये प्रभावित कर रहा है। हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल, देखो आपने 9th क्लास के अंदर भारत के क्षेत्रफल के बारे में बात की थी पहले पार्ट के अंदर।
भारत का आकार और भारत की स्थिति के अंदर? फटाफट कमेंट्स कर देना, देखते हैं किस किस को भारत का क्षेत्रफल याद है, किस किस को भारत का क्षेत्रफल पता है। यहां हम देखें तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। लेकिन इसको हम कैसे बोले याद करें? इतनी लंबी संख्या हमको तो याद होती नहीं है, तो हमको याद नहीं होती तो कैसे याद करना होगा? 32,87,263 कैसे याद करना होगा? 32,87,263। तो 32,87,263 से हम याद करें तो पूरा का पूरा छोटे छोटे आंकड़े कर करके हम लोगों को याद हो जाएंगे। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। लेकिन हमारे पास में जो भूमि के उपयोग के आंकड़े आ रहे हैं, वो भूमि के उपयोग के आंकड़े पूरे 100% नहीं आ रहे हैं। पूरा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के अंदर भूमि का उपयोग जो हो रहा है वो हम लोगों के पास में जानकारी नहीं है। हम लोगों को केवल और केवल भारत के 93% भूभाग के उपयोग के आंकड़े प्राप्त है। हमें भारत के 93% भूभाग के उपयोग के आंकड़े प्राप्त है। फिर 7% भूभाग के आंकड़े हम लोगों को क्यों नहीं प्राप्त है? ऐसा क्या है कि हम लोगों को 7% क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं है? 7% क्षेत्र के बारे में जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ क्षेत्र तो चीन के पास में और कुछ क्षेत्र कहां है? पाकिस्तान के पास में। आप भारत का जो इस प्रकार से नक्शा देखते हो ना, ये वाला, तो ये क्षेत्र और ये क्षेत्र, दोनों ही क्षेत्र अभी हमारे पास में नहीं है, जिसको हम पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। है तो वो भाग हमारा, लेकिन अधिकार करके कौन बैठ गया है? पाकिस्तान बैठ गया है। कुछ पे चाइना अधिकार करके बैठ गया है। तो चाइना और कश्मीर हमारे जिस क्षेत्र पे अधिकार करके बैठा है, उस क्षेत्र के हम लोगों को आंकड़े प्राप्त नहीं हो रहे, उन क्षेत्रों के हमको कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। बाकी जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के हम लोगों को क्या हो रहे हैं? पूरे के पूरे आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं। अभी देखो, मैंने आप लोगों के सामने बात की थी कि हमारे देश के अंदर भूमि का उपयोग अलग अलग प्रकार से है। कैसे अलग अलग प्रकार से? खेती भी देखें तो हम अलग अलग प्रकार से देखेंगे। जैसे पंजाब और हरियाणा की बात करें तो पंजाब और हरियाणा के अंदर तो 80% भूभाग पर खेती होती है। बात करें हम पंजाब व हरियाणा की, तो पंजाब और हरियाणा के अंदर कितने प्रतिशत भूभाग पर खेती हो रही है? तो 80% भूभाग पर खेती की जाती है। पंजाब और हरियाणा के अंदर तो 80% जमीन पर खेती हो रही है, लेकिन वहीं हम अरुणाचल प्रदेश को देखें, हम मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देखें तो वहां की स्थिति हम लोगों को अलग नजर आएगी। कैसे? तो हम देखें अरुणाचल प्रदेश को, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहां की स्थिति क्या है? तो यहां की स्थिति बताई गई है केवल 10% भूभाग पर कृषि की जाती है, कृषि की जाती है। तो भूमि के उपयोग का आंकड़ा अलग अलग हुआ। एक क्षेत्र तो ऐसा है जहां पर 80% भूभाग पर खेती हो रही है, और दूसरा क्षेत्र ऐसा है जहां पर केवल और केवल कितने प्रतिशत भाग पर खेती हो रही है? 10% भाग पर ही खेती हो रही है। ऐसा क्यों? यहां देखें तो सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, मैदानी भाग है। इन क्षेत्रों के अंदर देखें तो देखो, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये वाला क्षेत्र देखा जाए पहाड़ी क्षेत्र है, ज्यादा यहां पर बरसात भी नहीं हो रही है। तो इन सब कारणों से यहां पर क्या है, हम लोगों को कृषि के अंदर कमी नजर आएगी। अंडमान निकोबार देखें, पूरा का पूरा जंगली क्षेत्र है, वन से पूरा का पूरा ढका है, इसलिए यहां पर खेती नहीं हो रही है। जबकि यहां इस क्षेत्र के अंदर कृषि के लिए उन्नत से उन्नत तकनीकी है। आज आप देखो पूरे भारत के अंदर सबसे अच्छी कृषि की टेक्नोलॉजी वाले जो राज्य है, वो कृषि की टेक्नोलॉजी वाले राज्य कौन से हैं? पंजाब और हरियाणा।
सबसे ज्यादा जो कृषि की टेक्नोलॉजी है, वो कृषि की टेक्नोलॉजी कहां नजर आएगी आपको? पंजाब और हरियाणा के अंदर नजर आएगी, क्योंकि जो हरित क्रांति हुई थी, उस हरित क्रांति से सबसे अधिक लाभ प्राप्त करने वाले जो राज्य थे, वो सबसे अधिक लाभ प्राप्त करने वाले राज्य भी ये पंजाब और हरियाणा ही है। इसलिए इन राज्यों के अंदर तो 80% भूभाग पर होती है खेती, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार, इन क्षेत्रों के अंदर केवल और केवल कितने प्रतिशत भाग पर खेती होती है? 10% भाग पर खेती होती है। ज्यादा यहां पर खेती नहीं की जा सकती है। अब देखो, हमारी ये जो भूमि है, हमारी ये जो भूमि है हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण संसाधन है। हम लोगों ने आगे भी बात कर ली थी, महत्वपूर्ण संसाधन तो है, लेकिन इस भूमि का क्या हो रहा है? दुरुपयोग हो रहा है। और दुरुपयोग होने से भूमि का क्या हो रहा है? निम्नीकरण हो रहा है। भूमि की उपजाऊ शक्ति जो वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है? खत्म होती जा रही है। धीरे धीरे जो भूमि है वो अनुपजाऊ होती जा रही है, बंजर होती जा रही है। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे भूमि निम्नीकरण। और भूमि के जो निम्नीकरण है, उस निम्नीकरण से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, उनके बारे में भी हम लोग करेंगे बात। सबसे पहले हम लोगों को समझनी होगी भूमि निम्नीकरण की परिभाषा के बारे में। भूमि निम्नीकरण क्या होता है? भूमि निम्नीकरण तो बताया गया है प्राकृतिक व मानवीय कारणों से भूमि की गुणवत्ता में कमी आना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। भूमि निम्नीकरण किसको कहते हैं? भूमि की गुणवत्ता में कमी आना ही भूमि निम्नीकरण है। भूमि निम्नीकरण की परिभाषा फिर सुन लो। भूमि की गुणवत्ता के अंदर, भूमि की उपयोगिता के अंदर, भूमि की उपजाऊ शक्ति के अंदर जब कमी आ जाती है, तो भूमि की उपजाऊ शक्ति के अंदर कमी आना क्या कहलाता है? भूमि निम्नीकरण कहलाता है। क्या कहलाएगा? ये भूमि निम्नीकरण कहलाएगा। तो भूमि निम्नीकरण किन किन कारणों से होती है? 2 कारणों से, प्राकृतिक कारणों से और मानवीय कारणों से। प्राकृतिक कारणों से कैसे? जैसे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, भूस्खलन हो गया, ज्वालामुखी फट गई, ये तो कैसा कारण है? प्राकृतिक कारण है। मानवीय कारण कैसे? मानव ने पशु चराया है, खनिजों को निकालने के लिए खानों को खोदा है, खनन कार्य किया है, या फिर उसने पेड़ों को काटना प्रारंभ कर दिया है। तो इन सारे कारणों से क्या हो रहा है? भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। कितने कितने क्षेत्र के अंदर भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, हम लोग देखें यहां पर। तो देखो, जल द्वारा अपर्दित क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जो मिट्टी पानी के द्वारा क्या हो रहा है? पूरा का पूरा निम्नीकरण हो रहा है, वो तो है 50% क्षेत्र। फिर उसके बाद में देखें वनों द्वारा निम्नीकृत क्षेत्र, वो कितना है? तो उसके अंदर हम लोगों को आंकड़ा प्राप्त होगा वनों के द्वारा प्राप्त होने वाला लगभग 28%। फिर आ रहा है लवणीय व क्षारीय क्षेत्र, वो कितना है? 6%। और फिर आ रहा है वायु द्वारा अपर्दित क्षेत्र, वो कितना है? 10%। कितना आ रहा है? 10% आ रहा है। अब हर राज्य के अंदर, अलग अलग राज्यों की बात करें तो अलग अलग राज्यों के अंदर भी भूमि निम्नीकरण की हम लोगों को अलग अलग प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। कैसे? आइए उनके बारे में हम लोग करते हैं बात। सबसे पहले हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर छत्तीसगढ़ झारखंड के बारे में। अब छत्तीसगढ़ झारखंड के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ झारखंड क्या है? पठारी क्षेत्र है। वहां पर क्या है? हम लोगों को खनन कार्य ज्यादा देखने को मिलता है। अब खनन कार्य ज्यादा देखने को मिलता है अलग अलग राज्यों में भूमि निम्नीकरण के कारण। अलग अलग राज्यों में भूमि का निम्नीकरण किस प्रकार से होता है? सबसे पहले हम बात करें झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के बारे में। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व उड़ीसा,
इन राज्यों में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है? तो बताया गया है इन राज्यों में भूमि का निम्नीकरण का कारण, इन राज्यों में भूमि के निम्नीकरण का कारण खनन क्रिया है। खनन क्रिया है। जमीन के अंदर से खोद खोद कर खनिजों को निकाला जाता है, और जमीन में से जब खनिजों को निकाला जाता है तो इससे यहां पर भूमि की उपजाऊ शक्ति क्या होती है? खराब हो जाती। भूमि उपजाऊ शक्ति पूरी पूरी खत्म। तो भूमि का क्या होगा? निम्नीकरण होगा। कहां? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के अंदर। एक तो हम लोगों ने देख लिया ये। इसके बाद हम बात करें दूसरे नंबर पे और दूसरे राज्यों के बारे में, तो इसमें हम लोग देखेंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बारे में। किसका नाम आ रहा है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश फिर आएगा यहां पर, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र। इन राज्यों में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है? तो इन राज्यों में भूमि निम्नीकरण का कारण देखें, भूमि निम्नीकरण का कारण यहां पर क्या है? तो यहां पर आएगा अत्यधिक पशुचारण। पशुचारण, यहां पर जंगलों में पशुओं को ज्यादा चराया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर कई सारी ऐसी जातियां हैं जो बड़े बड़े पशुओं के झुंड लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं? घूमते रहते हैं, जिन्हें पशुचारक जातियां कहा जाता है। पशुचारक जातियां कहा जाता है जो पशुओं को चराने का कार्य करते हैं। और पशुओं को चराने का काम, अच्छा एक प्रश्न पूछूं आप लोगों से, बताना। एक प्रश्न यह है कि जो बकरियों के पूरे झुंड होते हैं ना, उनको स्थानीय भाषा के अंदर क्या कहते हैं? अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। बताना कौन कौन से क्षेत्र के अंदर उसको किस किस नाम से जाना जाता है। देखते हैं कौन कौन इसका जवाब दे पाता है। बड़े बड़े झुंड होते हैं, समूह होते हैं, बकरियों के हो गए, भेड़ों के हो गए, ऊंटों के हो गए, इस प्रकार से अलग अलग झुंड बने हुए होते हैं। उन झुंडों को किस नाम से जाना जाता है? उनको क्या कहा जाता है? किस नाम से उनको जानते हैं? कमेंट्स करके बता दो उनको किन नामों से जाना जाता है। अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग नाम होंगे। जैसे हम बात करें, कहीं पर उनको रेवड़ बोलते हैं, कहीं पर उनको क्या बोलते हैं? एवड़ बोलते हैं, कहीं पर उनको रेवड़ कहा जाता है। तो ये एवड़ किसको कहा जाता है, रेवड़ किसको कहा जाता है? हाँ बिल्कुल, एवड़ रेवड़, वाह क्या बात है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मारवाड़ में, हाँ मारवाड़ में इसको क्या बोलते हैं? एवड़ और रेवड़ कहा जाता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 100% सही है, एकदम सही है। तो ध्यान रखना, अब वो जो जंगलों के अंदर जब पशुओं को लेकर जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वो पशु क्या करते हैं? चरते 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 छोटे छोटे पौधे होते हैं, उन पौधों को खा खा के नष्ट कर देते हैं। और पौधों को खा खा के नष्ट कर देंगे तो आगे बड़ा पेड़ ही नहीं बन पाएगा, और पेड़ नहीं बन पाएंगे तो उन पशुओं के कारण क्या हो रहा है? भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। उनका क्या हो रहा है? भूमि का निम्नीकरण का कार्य हो रहा है, यानी एवड़ वाले ज्यादा है। कई लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं धड़ाधड़, एवड़ एवड़ एवड़, धन धन वाला भी आया, वेरी गुड। एवड़ या धन, हाँ बिल्कुल सही है, एवड़ या धन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर कारण क्या हो गया? पशुओं को चराना। और पशुओं को चराने की वजह से यहां पर क्या हो रही है? भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। इसके अलावा हम देखें पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। अब पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की समस्या बिल्कुल अलग ही होगी। क्या समस्या है यहां पर? तो पंजाब की, हरियाणा की और उत्तर प्रदेश की, इनकी क्या समस्या है? यहां पर भूमि का निम्नीकरण क्यों हो रहा है? तो यहां भूमि का निम्नीकरण का कारण देखें, भूमि निम्नीकरण का कारण, तो यहां भूमि निम्नीकरण का कारण आप कहोगे सर ऐसे भी हो सकता है क्या? हां बिल्कुल, अत्यधिक सिंचाई। यहां भूमि का निम्नीकरण क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा सिंचाई करने से, अत्यधिक मात्रा में सिंचाई करने से यूपी में चरवा, हाँ बेटा वो जो पशुओं को चराते हैं ना उनको चरवा कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? चरवा कहा जाता है, बिल्कुल सही है। तो यहां हम देखें तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बारे में, तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य है कि इन राज्यों के अंदर
बहुत ज्यादा क्या किया जाता है, खेती की जाती है, और बहुत ज्यादा खेती करने के लिए सिंचाई के साधनों का उपयोग किया जाता है। यानी अत्यधिक जल के कारण भूमि का निम्नीकरण होता है, जिसको बोला जाता है जल क्रांतता। इसको क्या कहा जाता है, जल क्रांतता कहा जाता है। अत्यधिक जल का उपयोग करने से, अत्यधिक सिंचाई करने से धीरे 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 जमीन जो है वो जमीन क्या होती जाती है, बंजर होती जाती है। जमीन के उपजाऊ गुण जो है वो जमीन के उपजाऊ गुण धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। अब हमारे मन में एक प्रश्न आता होगा, ऐसा क्या किया जाए कि मिट्टी का ये जो कटाव हो रहा है, मिट्टी का ये जो अपर्दन हो रहा है, मिट्टी का ये जो निम्नीकरण हो रहा है, इस मिट्टी के निम्नीकरण को कैसे रोका जाए। एक प्रश्न आया कि सर अत्यधिक सिंचाई से कैसे होगा, है ना, यही प्रश्न है ना। तो इसको अभी यहां पर क्लियर कर देते हैं कि अत्यधिक सिंचाई करने से कैसे मिट्टी की जो गुणवत्ता वो खत्म होती है। देखो, ज्यादा सिंचाई करने से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ऐसे खत्म होती है कि मिट्टी के अंदर जो महीन महीन उपजाऊ कण होते हैं वो तो सारे के सारे पानी के साथ क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं। वो सारे के सारे क्या होंगे, पानी के साथ बहकर चले जाएंगे। अब अत्यधिक मात्रा के अंदर कहते हैं ना, अति हर चीज की खराब होती है, सुना होगा। साथ ही साथ यहां पर क्या करते हैं, वो रासायनिक उर्वरक भी डालते हैं, और उन रासायनिक उर्वरकों से भूमि की जो प्राकृतिक उपजाऊ शक्ति है, वो भूमि की प्राकृतिक उपजाऊ शक्ति भी धीरे 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 क्या होती जाती है, खत्म होती जाती है। तो भूमि निम्नीकरण को कैसे रोकें, ऐसा क्या किया जाए कि भूमि का निम्नीकरण कम हो जाए। तो भूमि निम्नीकरण को रोकने के जो उपाय है, उन उपायों के अंदर हम देखें भूमि निम्नीकरण को रोकने के उपाय। ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिनके माध्यम से जमीन के निम्नीकरण को रोका जा सकता है। सब पहली बात, अत्यधिक वृक्षारोपण द्वारा ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाए, पेड़ लगाया जाए, पेड़ लगाया जाए। आप भी बता सकते हो कौन कौन सी उपाय है जिन उपायों के माध्यम से भूमि के निम्नीकरण को रोका जा सकता है। फटाफट फटाफट आप भी साथ साथ में बताते रहना। तो एक उपाय तो हम लोगों ने देखा, क्या किया जाए, पेड़ लगाया जाए, ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाए, पेड़ लगाया जाए। दूसरा क्या किया जाए, पशुओं के चरने के लिए एक अलग से चारागाह बना दिया जाए। पशुओं के चरने के लिए क्या किया जाए, अलग से चारागाह बना दिया जाए। तो फिर आएगा चारागाहों का उचित प्रबंधन किया जाए, उचित प्रबंधन किया जाए, अलग से चारागाह विकसित किए जाए, ताकि पशु सारी की सारी भूमि को एक क्षेत्र उनके लिए अलग से छोड़ दिया जाए। इसके अलावा और क्या किया जाए, तो इसके अलावा आ रहा है वृक्षों की रक्षक मेखला बनाई जाए, वृक्षों की रक्षक मेखला बनाई जाए। ये वृक्षों की रक्षक मेखला क्या होती है, आओ इसको थोड़ा सा देखते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं। अब आप देखो, रक्षक मेखला, रक्षा का मतलब तो क्या हो गया, रक्षा करना। मेखला का मतलब क्या होगा, एक लाइन। मेखले का मतलब क्या होगा, एक लाइन। तो पेड़ों को कैसे लगाए, तो कहा कि पेड़ों को क्या किया जाए, एक लाइन के अंदर पेड़ों को लगा दिया जाए। उससे क्या होगा भैया, एक लाइन के अंदर लगा दिया जाएगा तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। कैसे फर्क पड़ने वाला है उसको समझ लो, उसको देख लो। अब मान लिया जाए ऐसे लाइन से क्या कर दिए हम लोगों ने, पेड़ लगा दिए। ऐसे लाइन से हम लोगों ने क्या कर दिए, पेड़ लगा दिए। अब लाइन से जब पेड़ लगा दिए गए तो तेज गति से जो हवा आ रही है उसका भी बहाव, उसकी भी वेग जो है वो भी क्या होगा, कम होगा। और साथ साथ में बाढ़ का जो पानी आ रहा है उस बाढ़ के पानी की गति भी क्या होगी, धीमी हो जाएगी। और मिट्टी का जो कटाव हो रहा है वो मिट्टी का कटाव रुक जाएगा। अत्यधिक मात्रा के अंदर मिट्टी का कटाव नहीं होगा। ना तो हवा उड़ाकर ले जा सकती है और ना पानी उसको बाद में अपने साथ में बहाकर ले जाएगा। तो लाइन से हमको ऐसे क्या करने चाहिए, पेड़ लगा देने चाहिए। लाइन से हमको क्या करने चाहिए, क्रमबद्ध तरीके से हम लोगों को पेड़ लगा देने चाहिए। एक कारण तो हो गया ये। दूसरा, हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उस मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर क्या करना चाहिए, पेड़ों की छोटी छोटी वृक्षों की झाड़ियां लगा देनी चाहिए। मरुस्थलीय क्षेत्रों में झाड़ियों को लगाना चाहिए।
अब मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर झाड़ियों को लगाने से क्या होगा, तो बताया गया है मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर जब झाड़ियां लगा दी जाएगी तो मरुस्थल का विस्तार नहीं होगा। ये झाड़ियां क्या करेगी, मिट्टी को आगे बढ़ने से रोकेगी, और मिट्टी को आगे बढ़ने से रोकेगी तो मरुस्थल का प्रसार होगा वो रुकेगा। और देखो जो मरुस्थलीय मृदा जब दूसरी उपजाऊ मिट्टी पे आएगी तो धीरे धीरे वो भी क्या हो जाएगा, बंजर क्षेत्र हो जाएगा ना। तो मरुस्थलीय मिट्टी को जब रोक दिया जाएगा, मरुस्थलीय मिट्टी को जब वहां पे इन झाड़ियों के द्वारा आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, मिट्टी का कटाव रुकेगा, और मिट्टी के कटाव को रोकने से मरुस्थल का विस्तार रुका और भूमि का निम्नीकरण जो है वो भी क्या होगा, यहां पर बच जाएगा। इसके अलावा और क्या करना चाहिए, जो बंजर भूमि है उस बंजर भूमि का प्रबंधन करना चाहिए। और क्या करना चाहिए हम लोगों को, बंजर भूमि का उचित प्रबंधन करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, बाढ़ को नियंत्रण, बाढ़ नियंत्रण के उपाय करने चाहिए, क्योंकि बाढ़ से भी क्या होगा, मिट्टी का निम्नीकरण होता है। तो बाढ़ को जब रोका जाएगा तो बाढ़ को रोकने से क्या होगा, मिट्टी का जो कटाव है वो मिट्टी का कटाव भी रुक जाएगा। इसके अलावा और क्या करना चाहिए, जो खनन क्रिया है, जो खनन क्रिया है उस खनन क्रिया पर नियंत्रण रखा जाए। अंधाधुंध तरीके से क्या हो, खनन का कार्य ना हो, और अंधाधुंध तरीके से जब खनन का कार्य नहीं होगा तो मिट्टी का जो निम्नीकरण है वो मिट्टी का निम्नीकरण भी क्या होगा, रुक जाएगा। उद्योगों के द्वारा, सबसे मेन कारण है उद्योगों के द्वारा, देखो जो गंदा पानी छोड़ा जाता है, जो दूषित हवा होती है, जो अपशिष्ट पदार्थ बाहर फेंके जाते हैं, उनसे भी क्या होता है, भूमि का निम्नीकरण होता है। तो क्या किया जाए कि उन उद्योगों से जो अपशिष्ट पदार्थ है, उन अपशिष्ट पदार्थों का कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे निस्तारण किया जाए जिससे भूमि का जो निम्नीकरण है वो भूमि के निम्नीकरण को क्या किया जा सके, रोका जा सके, उससे उसको क्या किया जा सके, बचाया जा सके। उससे भी भूमि के निम्नीकरण को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं या बचा सकते हैं। अब देखो जब हम भूमि के बारे में बात करते हैं तो यहां हम लोग बार बार मृदा का नाम ले रहे हैं, क्योंकि भूमि के अंदर सबसे उपयोगी हमारे लिए क्या है, मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी के ऊपर ही क्या कर रहे हैं, हम खेती का कार्य कर रहे हैं और ही अन्य जो कार्य है वो अन्य कार्य करते जा रहे हैं। तो भूमि के निम्नीकरण के लिए हम लोगों ने कहा मिट्टी को बचाओ, मिट्टी का प्रबंधन करो। कैसे प्रबंधन करना है हम लोगों ने देखा। अब ये मिट्टी भला क्या है, मिट्टी को क्या क्यों संसाधन माना जाता है, मिट्टी को संसाधन क्यों माना जाता है, फटाफट कमेंट्स करके बताना, क्या मिट्टी संसाधन है या नहीं है। और अगर मिट्टी संसाधन है, प्रश्न आया सबसे ज्यादा जंगल कहां है, बेटा सर्वाधिक जंगल है मध्य प्रदेश के अंदर। सबसे ज्यादा जंगल कहां है, मध्य प्रदेश के अंदर। तो अब बताओ फटाफट मिट्टी संसाधन है या नहीं, और अगर मिट्टी संसाधन है तो क्यों है मिट्टी संसाधन। मिट्टी संसाधन इसलिए है क्योंकि हम लोग खेती जो कर रहे हैं वो खेती कहां कर रहे हैं, इस मिट्टी में ही तो कर रहे हैं, इस जमीन पे कर रहे हैं। लेकिन जमीन में क्या, जो मिट्टी, अब मैंने आपको एक मिट्टी का नाम बताया था, जलोढ़ मिट्टी है, सभी लोग कह रहे हैं बिल्कुल है, हाँ है, यस 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 यस, बिल्कुल सही है। तो मिट्टी बहुत बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। कई सारे प्राकृतिक तत्व जो है, जैसे तापमान के अंदर परिवर्तन हो रहा है, पानी बहकर आ रहा है, हवा, बर्फ से आने वाली नदियां, हिम नदियां आदि आदि क्या करती है, मिट्टी के निर्माण के अंदर अपना योगदान देती है। इसके अलावा कई सारे रासायनिक और जैविक कारक भी मिट्टी के बनाने के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आइए हम देखेंगे भारत के अंदर अलग अलग रंगों के आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर, उन मिट्टी के उपजाऊपन के आधार पर मिट्टी को कितने भागों के अंदर बांटा जाता है। तो मिट्टी के बारे में हम बात करें तो मुख्य रूप से हमारे भारत के अंदर सबसे पहले तो आ जाती है जलोढ़ मिट्टी। सबसे पहले कौन सी आ जाएगी, सबसे पहले आ जाएगी जलोढ़ मिट्टी, फिर दूसरे नंबर पे आ जाएगी काली मिट्टी, तीसरे नंबर पे आ जाएगी लेटेराइट मिट्टी, और चौथे नंबर पे जो मिट्टी आएगी उस मिट्टी का नाम हो जाएगा मरुस्थलीय मिट्टी, और पांचवें नंबर पे लेटेराइट मिट्टी तो हम लोगों ने अभी बात कर ली थी। और फिर आ जाएगी, अब देखो, पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली, काली, लेटेराइट और शुष्क। मुख्य रूप से देखा जाए तो 6 प्रकार की हमारे यहां पर हम लोगों को मिट्टियां देखने को मिलेगी। कितने प्रकार की, 6 प्रकार की। भारत में 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है।
कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और 6 प्रकार की मिट्टी में जो सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी हमारे लिए आ रही है वो कौन सी आ रही है? वो आ रही है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी सबसे सबसे जो महत्वपूर्ण मिट्टी है, वो सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। अब देखो नाम से पता चल रहा है इसमें दो शब्द, जल प्लस ओढ़, यानी जो मिट्टी किसके द्वारा निर्मित है? जो जल के द्वारा निर्मित है। अब आप कहोगे जल से कैसे निर्मित है? जल से कैसे निर्मित है? जब हम बात करते हैं जलोढ़ मृदा के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं? जलोढ़ मृदा के बारे में। तो जलोढ़ मृदा यह मृदा नदियों द्वारा लाई जाती है। फिर यह मृदा सर्वाधिक उपयोगी है। सबसे ज्यादा जो उपयोगी मिट्टी है, वो सबसे ज्यादा उपयोगी मिट्टी कौन सी है? तो सबसे ज्यादा जो उपयोगी मिट्टी है वो सबसे ज्यादा उपयोगी मिट्टी है ये जलोढ़ मिट्टी। क्यों भाई जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपयोगी क्यों है? तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपयोगी इसलिए है क्योंकि जलोढ़ मिट्टी के अंदर जो जीवाश्म है, हुमस जिसको हम बोलते हैं, उस हुमस की मात्रा सर्वाधिक मात्रा के अंदर पाई जाती है। जीवाश्म की मात्रा सर्वाधिक मात्रा के अंदर पाई जाती है। इसलिए सबसे ज्यादा जो उपयोगी मिट्टी है वो सबसे ज्यादा उपयोगी मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। एक प्रश्न लास्ट के अंदर आप लोगों से, बता दो जलोढ़ मिट्टी जो वो कितने प्रकार की होती है? एक प्रश्न आप लोगों से। बिल्कुल राकेश किरण बिल्कुल सही, नदियों के द्वारा लाई गई है। उदय भान सिंह ने कहा है जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? जो नदियों के द्वारा लाकर बिछाई जाती है उसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, हाँ, जल के साथ लाकर, पानी के साथ लाकर मिटवाई जाती, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। और मुख्य रूप से कौन सी? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के अंदर हम लोगों को जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है, सर्वाधिक उपयोग भी है। अब बताओ जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? कोई कह रहा है 4 प्रकार की, रुचि ने कहा है 2 प्रकार की, सबसे पहले आंसर आया है। सौरभ प्रजापति भी कह रहा है 2 प्रकार के, हार्दिक ने भी कहा, सचिन, दिनेश, सुवालाल, बिल्कुल बिल्कुल सही है, 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? तो जलोढ़ मिट्टी होती है 2 प्रकार की। जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है? तो ये होती है 2 प्रकार की। 2 प्रकार कौन कौन से हुए इसमें? तो 2 प्रकार हो गए, एक तो बांगर और दूसरा खादर। एक बांगर और दूसरा खादर। क्या होता है बांगर, क्या होता है खादर, किसको बोलते हैं बांगर, किसको बोलते हैं खादर? इन सारी बातों के बारे में हम लोग बात करेंगे हमारी जो अगली क्लास रहने वाली है, उस अगली क्लास के अंदर। खादर, बांगर, जलोढ़ मिट्टी कौन से क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, कौन सी फसलों के लिए उपयोगी है और किन किन क्षेत्रों के अंदर ये विशेष रूप से पाई जाती है। जलोढ़, जलोढ़ के बाद काली, यानी भारत की एक एक जो मिट्टियां हैं, उन एक एक मिट्टियों को आप लोगों के सामने ला लाकर बिछा देंगे ताकि आप लोग आसानी से इनको क्या कर लो, याद कर लो। वेरी गुड, बिल्कुल सेरोम, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही है कि ये 2 प्रकार की होती है, खादर और बांगर। बिल्कुल सही है, खादर और बांगर 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। और कोशिश करेंगे कि अगले शनिवार को हमारा ये जो पाठ है, ये पाठ पूरा हो जाए, ये पाठ हमारा पूरा हो जाए। अच्छा, अगली बार कौन सा, मतलब इसके बाद जो क्लास होने वाली है उसके अंदर कौन सा लेके आए? ज्योग्राफी चलने दे या हिस्ट्री पॉलिटिकल, दोनों में से कोई एक लेके आ जाए, ये बता दो। फटाफट कमेंट्स करो और कमेंट्स करके बता दो हिस्ट्री पॉलिटिकल पढ़े या आगे इस ज्योग्राफी को ही कंटिन्यू रखें। फटाफट फटाफट कमेंट्स करना और बताना, क्योंकि इस बार आप देखो फर्स्ट क्लास थी ना, उसमें तो आप लोगों की से पूछा नहीं गया, लेकिन इस बार आगे कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, हिस्ट्री पढ़ना है या पॉलिटिकल पढ़ना है, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। बता देना कौन कौन सा विषय आगे हम लोग लेने वाले हैं, कौन सा विषय हम लोगों को लेना चाहिए आगे, तो बता दो एक बार कमेंट्स करके। आगे हम ज्योग्राफी रहने दे, अच्छा कोई कह रहा है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, अच्छा हिस्ट्री वाले ज्यादा आ रहे हैं, मतलब ये जो हिस्ट्री वाले जो है वो पुराने वाली लग रहे हैं, जो ऐप में हमारे कोर्स में ले रखे हैं और पढ़ रहे हैं, उनको हिस्ट्री के अंदर कहानियां सुनने में बड़ा मजा आता है। ठीक है ठीक है ठीक है, आगे फिर हम हिस्ट्री ले लेंगे। ठीक है ठीक है, ज्योग्राफी, कुछ ज्योग्राफी भी कह रहे हैं, कुछ हिस्ट्री वाले ज्यादा है, देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं क्या होता है फिर। ठीक है, अरे हिस्ट्री वालों ने तो बाढ़ से लगा दी। ठीक है भैया, ठीक है, फिर अगली बार हिस्ट्री लेंगे। ठीक है, अगली बार हिस्ट्री लेंगे, पक्का हिस्ट्री, डन।
तो दीजिए आप अनुमति, लेता हूं मैं आप लोगों से विदा। लेकिन ध्यान रखिएगा, बार बार आपको कह रहा हूं कि अगर अपनी तैयारी को मजबूत करना है तो बिना समय गंवाए अभी ही आप उत्कर्ष का जो कोर्स है वो परचेज कर लीजिए। बड़ा सस्ता, बहुत कम दाम के अंदर। अरे इतने के अंदर तो आप लोग क्या करते हो, अक्सर खर्च कर देते हो इतने पैसे, तो उन दामों के अंदर आप लोगों को क्या हो रहा है, कोर्स मिल रहा है। तो घर बैठे गंगा आइए, ऐसा मौका चूकिएगा नहीं। कोर्स आज ही परचेज कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, और जिन्होंने खरीद लिया है वो इसी प्रकार से आनंद लेते रहिए। चलिए चलते हैं, विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।